हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम सोशल सिक्योरिटी के सिलेबस को देख रहे थे, सामाजिक सुरक्षा के सिलेबस को देख रहे थे और सामाजिक सुरक्षा का आज हमारा 6th लेक्चर है, 6ठा लेक्चर है। इससे पहले के 5 लेक्चर्स में हमने वीमेन से रिलेटेड स्कीम्स को कवर किया है 2 पार्ट्स में। उसके बाद हमने चिल्ड्रन से रिलेटेड स्कीम्स को कवर किया है और जिसमें हमने गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड दोनों से रिलेटेड स्कीम्स को अलग अलग कवर किया है। साथ ही हमने बेसिक ओवरव्यू देखा था कि हमें इस सोशल सामाजिक सुरक्षा किसको प्रोवाइड की जाती है। ये सब बातें हमने शुरू के लेक्चर्स में अपने की थी। आज का 6ठा हमारा लेक्चर है और आज का लेक्चर विकलांगजनों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं से पर आधारित है, स्कीम्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इनसे संबंधित स्कीम्स में हमें जिन स्कीम्स को देखना है, हम आज के लेक्चर को भी हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज लेक्चर अपलोड होगा और एक पार्ट इसका कल अपलोड किया जाएगा और इसको भी 2 पार्ट में कवर कर हम पूरी स्कीम्स को कवर कर लेंगे। और हर बार की तरह फिर के आप जैसे कि हमने आपको बताया था कि सारी स्कीम्स को कवर करने के बाद, जितने भी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उनको कवर करने के बाद हम एक फुल लेंथ स्कीम्स कवर करेंगे जिसमें हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड सारी स्कीम्स रहेंगी, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स जो छूट गई हो वो हो या फिर इसके अलावा भी अन्य जितनी स्कीम्स हो उन सभी को हम एक साथ अब कवर कर लेंगे। तो इसमें हमने सोशल सेक्टर स्कीम्स की से रिलेटेड जो स्कीम्स होंगी उसको भी कवर कर लेंगे और इसके अलावा जो करंट बाकी सब स्कीम्स हमारी करंट अफेयर्स के सेक्शंस में इंक्लूड हो जाएंगी। तो करंट से रिलेटेड करके जो भी स्कीम्स आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएंगी वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। तो आज के हमें लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं या क्या क्या किन स्कीम्स पर चर्चा करनी है उनकी ये लिस्ट दी हुई है, जिसमें से पहली है सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, विकलांग व्यक्तियों को सहायता असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन्स, एडीआईपी स्कीम्स, एडीआईपी असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन, विकास स्कीम्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की यहाँ से जितनी भी स्कीम्स हैं सारी ये टोटल स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि विकास, फिर इनके अलग नाम भी हैं, जैसे कि विकास को कुछ अलग नाम दिया गया है, सामर्थ्य इसको कोई अलग नाम दिया गया है। तो घरौंदा ये सारी स्कीम्स, निर्माया ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम है, सहयोगी, प्रेरणा, संभव, बढ़ते कदम, दिशा, ये सारी स्कीम्स को हम कवर करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ निर्माया स्कीम्स तक ही कवर करेंगे, इन 4-5 स्कीम्स को ही हम कवर करेंगे। इसके बाद की स्कीम्स को हम अगले लेक्चर में पार्ट 2 में कवर करेंगे। इसके बाद भी बहुत सी स्कीम्स हमें इसमें देखनी है, जैसे विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, फिर है महत्वपूर्ण दिन जो भी नेशनल और इंटरनेशनल डे हैं डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड, उनको हम कवर करेंगे। विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, भारत में विकलांगता, डिसेबिलिटी इन इंडिया, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या जो भी आंकड़े हैं कि किस किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, कितने प्रतिशत जनसंख्या है, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, कितना सुधार हो रहा है, पहले कितने थे और अब कितने हैं, उसका पूरा एनालिटिकल हम स्टडी करेंगे। फिर है नीतियाँ और मानक, जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं और जितने भी एक्ट हैं इनसे रिलेटेड, एक्ट जो डिसेबल पर्सन से रिलेटेड हैं वो हम सारे कवर करेंगे। तो ये सारे हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम निर्माया स्कीम्स तक कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार। विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक सुगमता है जो उन्हें समान अवसर तक पहुंच प्राप्त करने और स्वतंत्र रूप से जीने और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, ये विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत धारा 44, 45 और 46 के तहत स्पष्ट रूप से परिवहन, सड़क और निर्मित क्षेत्रों में भेदभाव को क्रमशः समाप्त करता है। फिर है सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्य, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। इस मिनिस्ट्री के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सुगम्य भारत अभियान को सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में संकल्पित किया है जो विकलांग व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने में सक्षम करेगा। सुगम्य भारत अभियान के घटक, इसके 3 महत्वपूर्ण घटक है। पहला, निर्मित पर्यावरण पहुंच, यानी कि बिल्ट एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी। दूसरा है परिवहन प्रणाली पहुंच, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबिलिटी, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऐसा जो दिव्यांगजनों से रिलेटेड है, दिव्यांगजन
आसानी से उनकी पहुंच ट्रांसपोर्ट तक हो सके, यानी कि उनको किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी ना हो, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑनर जो बसेज होती हैं या जैसे ट्रेन हैं या प्लेटफॉर्म हैं या आपके रोडवेज बस अड्डे होते हैं, इन सबको इस तरह से बनाया जाए, एडवांस किया जाए ताकि विकलांग लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सूचना और आज आप देखते होंगे वैसे भी जो रोडवेज होती हैं उनके बस की जो चढ़ने की सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स जो होती हैं वो थोड़ी ऊंची होती हैं, वो विकलांग लोगों के लिए केपेबल उसमें नहीं होते हैं कि वो उस पर ठीक से चढ़ सकें बिना किसी की सहायता के। तो वो इस तरह से बनाई जाए सारी बसें ताकि वो उनको चढ़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो या उनको एक्सेस करने में, पहुंच प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। और तीसरा है सूचना और संचार वातावरण तक पहुंच, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी। फिर अभियान के तहत प्रस्तावित लक्ष्य, राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी भवनों, सभी राज्यों की राजधानियों का कम से कम 50% जुलाई 2018 तक विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ कराना। दूसरा, सभी राज्यों के 10 महत्वपूर्ण शहरों कस्बों में 50% सरकारी भवनों का ऑडिट आयोजित करना और जुलाई 2019 तक उन्हें पूरी तरह से सुलभ भवनों में परिवर्तित करना। सुलभ से रिलेटेड जो मतलब है यहाँ सुलभ का तात्पर्य वो दिव्यांग जनों के लिए सुलभ भवन, ऐसे भवन जो दिव्यांग जनों के लिए सुलभ हों और ऐसे सरकारी भवन जो दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध हों, ऐसी सभी राज्यों की राजधानियों को 2018 तक और सभी राज्यों के 10 महत्वपूर्ण शहरों को यानी कि इंडस्ट्रियल जितने भी एरियाज हैं उन सभी को 2019 तक पूरी तरह से सुलभ भवनों में परिवर्तित करना। इसी तरह देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और A-B श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों को 2016 तक, जुलाई 2016 तक पूरी तरह से सुलभ बनाना। फिर सभी घरेलू हवाई अड्डों की पहुंच क्षमता ऑडिट आयोजित करना और उन्हें पूरी तरह से सुलभ हवाई अड्डों में मार्च 2018 तक परिवर्तित करना। ये सारे लक्ष्य सुलभ अभियान में, सुगम्य भारत अभियान में रखे गए थे। सुगम्य का जहाँ नाम से ही तात्पर्य है सुगम्य, यानी कि सुगम हो, आसान हो, किसी भी चीज़ की आसानी हो। और भी इसके अलावा बहुत से इसके टारगेटेड हैं जो महत्वपूर्ण थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगली है ADIP योजना, विकलांग व्यक्तियों की को सहायता, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स। सहायक व्यक्तियों, सहायक उपकरण ADIP योजना की खरीद या फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता और उपकरणों की खरीद में ज़रूरतमंद विकलांगों की सहायता करना है। विकलांगों के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली सहायता और उपकरण BISV निर्देशों के अनुसार संभव हो सकते हैं। इसे मंत्रालय और LIMCO, एक सार्वजनिक उपक्रम जो स्टील बनाने का सार्वजनिक उपक्रम है, उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और स्टील प्लांट ऑफ इंडिया के तहत गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संस्थानों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके उद्देश्य, योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग, टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता और उपकरणों की खरीद में ज़रूरतमंद विकलांग लोगों की सहायता करना है, जो विकलांगों के प्रभाव को कम करके उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसकी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम के लिए? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और उनकी शाखाओं के तहत पंजीकृत धर्मार्थ न्यास कहते हैं ट्रस्ट को, जो भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अन्य स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडीज, राज्य विकलांग विकास निगम, स्टेट विकलांग डिसेबिलिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्थानीय निकाय, जिला परिषद, नगर पालिका, जिला स्वायत्त विकास परिषद, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायतें। राज्य केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित अस्पतालों को अलग इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया है और नेहरू युवा केंद्र सेंटर। आगे है राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों या दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में एक सर्वोच्च निगम है और 1997 से काम कर रहा है, यानी कि इसका गठन 1997 में किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसका गठन 1997 में किया गया था। ये गैर लाभकृत कंपनी के रूप में पंजीकृत है, यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है।
और आर्थिक पुनर्वास के लिए विकलांगों या दिव्यांगजनों के साथ दिव्यांगजन व्यक्तियों की को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उनके उद्यमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को संख्या प्रदान करता है, यानी कि अधिक से अधिक कौशल विकासों की क्लासेस प्रदान करता है। फिर योजनाएं, इसमें इसके द्वारा चलाई जाने वाली योजना जो भी राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें पहली है दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण यानी कि हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ज़रूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को की सहायता करना है। यानी कि इसमें ऋण में लोन में रियायत दी जाती है। जैसे कि अगर किसी को 8% इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है किसी सामान्य व्यक्ति को, तो इनको 6 या 7% पर 1% का रिबेट दिया जाएगा, 1 या 2% तक का रिबेट दे दिया जाता है और ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनको कितना रिबेट दे। पात्रता मापदंड 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले किसी भी भारतीय नागरिक अधिनियम 2016 या उसके संशोधनों में परिभाषित विकलांगता यानी कि 40% से अधिक विकलांगता वाले कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो। हालांकि मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में पात्र आयु 14 वर्ष से अधिक होगी, यानी कि जो नॉर्मल जिसका मानसिक संतुलन ठीक है लेकिन वो विकलांग है, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, 18 साल से अधिक होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो विकलांग भी हैं और साथ में उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो उम्र की सीमा है वो 14 साल की है, क्योंकि वो 14 साल से अधिक होगा तो भी वो इस स्कीम के लिए पात्र होगा। शैक्षिक ऋण के लिए आयु मानदंड की आवश्यकता नहीं होगी और अगर इन्हीं विकलांगजनों को यदि आगे एजुकेशन लोन चाहिए तो उसमें किसी भी तरह की उम्र की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, उसमें किसी भी उम्र वाला ये लोन प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र या जैसा कि 10वीं प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य प्रमाण पत्र या आवश्यक दस्तावेज होगा। फिर है विशेष सूक्ष्म वित्त योजना, स्पेशल माइक्रो फाइनेंस स्कीम। NBFC के माध्यम से लक्षित समूह और गतिविधियों के लिए ब्याज दर पर त्वरित और आवश्यक वित्त उपलब्ध कराना इस स्कीम का उद्देश्य है। इसमें पात्रता मापदंड क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सूक्ष्म वित्त ऋण देने वाले संगठनों की ऐसी श्रेणियों के लिए समय समय पर सिडबी या नाबार्ड द्वारा पात्रता मानदंडों का पालन किया जाएगा। वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इकाई लागत यानी कि परियोजना की इकाई लागत 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहायता की मात्रा, NHFDC की हिस्सेदारी परियोजना लागत का 90% तक होगी। शेष 10% का कार्यान्वयन एजेंसियों या अन्य राज्य एजेंसियों या अन्य संगठनों द्वारा किया जाएगा जो इस वित्त निगम या लाभार्थियों के भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। अब इसमें ब्याज की दर जो होगी वो 12% तय की जाएगी। अब है शैक्षिक ऋण, ये तीसरी स्कीम से एजुकेशन लोन से रिलेटेड है। जो एजुकेशन लोन, यहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन की बात हो रही है, डिसेबल्ड पर्सन को जो एजुकेशन लोन प्रदान किया जाएगा उसके लिए 40% से या अधिक विकलांगता वाला कोई भी भारतीय नागरिक NHFDC योजनाओं के तहत शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियों के माध्यम से आवेदन करने के आपका पात्र है। भारत में अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण और विदेश में अध्ययन के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। शिक्षा ऋण के लिए ब्याज की दर 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 4% है, यानी कि एजुकेशन लोन अगर 20 लाख रुपए तक का लिया गया है तो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो केवल 4% है। शिक्षा ऋण योजना में विकलांग छात्राओं के लिए ब्याज दर पर 0.5% की छूट की अनुमति है, यानी कि छूट की अनुमति जो है 0.5% की रिबेट दी गई है। गर्ल डिसेबल्ड जो पर्सन से, जो फीमेल डिसेबल्ड पर्सन से, उनको ये 3.5% पर ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये 20 लाख का लोन 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल कराया जाएगा। शैक्षिक ऋण चुकाने की जो अधिकतम अवधि है वो 7 वर्ष निर्धारित की गई है। अब है विकास योजना, डे केयर योजना। मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस योजना का मुख्य रूप से पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना विकास का दूसरा नाम क्या है? डे केयर योजना। डे इंग्लिश में है डे केयर योजना। PWD यानी कि दिव्यांगजनों की देखभाल के समर्थन का प्रावधान इस योजना का केंद्र बिंदु है। इसमें बैच का आकार 30 दिव्यांगजन यानी कि एक बैच में 30 डिसेबल्ड पर्सन हो सकते हैं। योजना जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध होगी। इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स है, सिर्फ हम उन्हीं को इन स्कीम्स में डिस्कस करेंगे। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विकास केंद्रों की स्थापना करना है। दूसरी क्या है इसमें? सामर्थ्य यानी कि राहत देखभाल, रेस्पाइट केयर, राहत देखभाल,
मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जैसे कि मैंने आपको बताया था जितनी भी स्कीम है आने वाली सारी स्कीम्स सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अनाथ या परित्यक्त संकटग्रस्त परिवार और गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग व्यक्तियों के लिए, निराश्रित सहित निम्न आय वर्ग के परिवार के लोगों के लिए घर प्रदान करना, अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्यों को राहत का अवसर प्रदान करना, पेशेवर डॉक्टरों से बुनियादी चिकित्सा देखभाल के प्रावधान सहित स्वीकार्य जीवन स्तर के साथ पर्याप्त और गुणवत्ता देखभाल सेवा वाले सभी आयु समूहों के लिए समूह गृह सुविधा प्रदान करना। और तीसरा है, इसमें लास्ट है बैच आकार, इसमें भी 30 दिव्यांगजन, मतलब एक बैच में 30 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी से मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज। फिर है घरौंदा वयस्कों के लिए समूह गृह यानी कि ग्रुप होम फॉर एडल्ट्स। इसमें भी मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। एक आश्वस्त मतलब दिव्यांगजनों की जीवन भर देखभाल सेवाओं की न्यूनतम गुणवत्ता के साथ आश्वस्त मतलब एश्योर्ड होम यानी कि हर हालत में इनको एक घर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पेशेवर डॉक्टरों से बुनियादी चिकित्सा देखभाल के प्रावधान सहित स्वीकार्य जीवन स्तर के साथ पर्याप्त और गुणवत्ता देखभाल सेवा, व्यावसायिक गतिविधियां, पूर्व व्यावसायिक गतिविधियों और आगे के प्रशिक्षण के लिए सहायता। बैच आकार 20 दिव्यांगजन यानी कि एक बैच में मैक्सिमम 20 ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो सकते हैं। इसमें योजना जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध होगी। फिर है निर्माया स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इस योजना को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा, 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर, ओपीडी उपचार के लिए दवाइयाँ, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट इत्यादि की सुविधा, गैर बीमार विकलांगों के लिए रेगुलर मेडिकल चेकअप, डेंटल रोकथाम, दंत चिकित्सा, सर्जरी विकलांगता को बढ़ने से रोकने के लिए, गैर सर्जिकल अस्पताल में भर्ती, मौजूदा विकलांगता सहित मौजूदा विकलांगता के लिए सुधारात्मक सर्जरी, और इसी तरह आगे भी विकलांगता और विकलांगता संबंधी जटिलताएं या वैकल्पिक चिकित्सा प्रभाव को कम करने के लिए चल रही चिकित्सा और परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें जो कॉस्ट है उसको भी इसमें इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। और ये योजना भी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध रहेगी। अब आगे आने वाली जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम कल के लेक्चर में पार्ट 2 में कवर करेंगे। उसके बाद हम बैकवर्ड क्लास जो समाज के वंचित और पिछड़े तबके हैं जैसे माइनॉरिटीज़, सोशल एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इनसे रिलेटेड स्कीम्स को 1 या 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। और चाहे वो लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाता है, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो हम इनको सेपरेटली ही कवर करेंगे, वरना फिर हम एक ही लेक्चर में कवर करके इसी मंथ आपको सारी स्कीम्स कवर करा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।